हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ऐसे सवाल जो कि 2011 से भी पहले पूछे गए हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर थीम्स को प्रिपेयर करना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम ये चीजें कर रहे हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंजेस व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इंपैक्ट ऑन इंडिया। तीन ऑप्शंस है कि मच ऑफ द कंट्री would experience the cold waves from Siberia. Indo-Gangetic Plain would be devoid of such extensive alluvial soils. और तीसरा, the pattern of monsoon would be different from what it is at present. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल थ्री। पर कुछ चीजें हम यहां सीख लेते हैं। देखिए, जब हम हिमालयाज की बात कर रहे हैं ना, तो हिमालयाज एज अ बैरियर एक्ट करते हैं कि लेट्स से कि कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया आ रही हैं, सुपर ठंडी हवाएं इंडिया की तरफ आ रही हैं, लेकिन क्योंकि हिमालयाज एज अ बैरियर वहां खड़े हैं तो वो उस तरह से इंडिया को इंपैक्ट नहीं कर पाती। तो यदि हिमालयाज नहीं होते तो यस, मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। यहां पे ना मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक सा पॉइंट बताती हूं। अगर आप ध्यान दें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर गुजरता है ना। अगर मैं थोड़ा बेसिक की बात करूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, इसको ट्रॉपिक्स कहा जाता है। पर बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड जो रीजन है, यहां पर जो शब्द यूज होता है वो होता है सब ट्रॉपिकल। इसका मतलब है इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ रीजन तो ट्रॉपिक्स में लाई कर रहा है, लेकिन बियॉन्ड द ट्रॉपिक, बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन है। ऐसा होते हुए भी ऐसा क्यों है कि इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कहा जा रहा है? कुछ पार्ट तो सब ट्रॉपिक्स में भी है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हिमालयाज। हिमालयाज क्योंकि एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, तो वो जो सुपर ठंडी हवाएं इंडिया में एंटर नहीं कर पाती, तो जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ज्यादा जो है सिमिलर रहता है टू द ट्रॉपिक्स दैन सब ट्रॉपिकल। इसीलिए इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस, राइट। दूसरा देखिए कि इंडो गैंगटिक प्लेन में इतने एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल्स नहीं होते। देखिए, एलुवियल सॉइल की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, अब आप समझिए इनकी फॉर्मेशन के बारे में। जब भी हम फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की बात करते हैं, हम कहते हैं कि दो प्लेट्स के टकराव की बात है ना। हम बात करते हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की। अब समझिए, प्लेट्स के टकराव की वजह से बने फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स यदि यहां बने हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं डिप्रेशंस भी तो हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स, है ना, आप ऐसे समझिए कि यदि फोल्ड माउंटेन्स बने हैं तो यहां पे डिप्रेशंस भी बने। अब इन्हीं फोल्ड माउंटेन्स, जिन्हें हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कह रहे हैं, हिमालयास, यहां से जो नदियां आई, ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आई हैं, उन्हीं सेडिमेंट से बने हैं ये एलुवियल प्लेन्स। इसीलिए यदि हिमालयास नहीं होते तो शायद इतने एक्सटेंसिव एलुवियल प्लेन्स नहीं होते। तीसरा, क्या पैटर्न ऑफ मॉनसून डिफरेंट होता? बिल्कुल डिफरेंट होता। आप इसे सिंपल शब्दों में समझिए। इसको ऐसे समझते हैं कि मॉइस्चर से भरी हवाएं, मॉनसून की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल यहां पे हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ इंडियन मॉनसून की बात करते हैं। मॉइस्चर से भरी हवाएं जब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आ रही हैं, अब क्योंकि हिमालयाज एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, तो ये हवाएं मॉइस्चर वहीं पर शेड कर देती हैं, आगे नहीं बढ़ती। तो बिल्कुल सही बात है कि पैटर्न ऑफ मॉनसून डिफरेंट होता फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट यदि हिमालयन रेंजेस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस डेट को कैलेंडर में मार्क कर लें। इस संडे हमने ज्योग्राफी का मैराथन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना बढ़िया से पढ़ना है कि कोई सवाल आ जाए प्रीवियस ईयर थीम पे, गलत नहीं होना चाहिए। तो इस सेशन को जरूर अटेंड करें संडे सुबह 11 बजे से। नेक्स्ट, which of the following factors is responsible for change in the regular direction of the ocean currents in the Indian Ocean? मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। वैसे यहां पे करेक्ट आंसर बनता है बी। काफी पहले ये सवाल पूछा गया। अब ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखिए,
जब भी हम ओशन करंट्स पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले ये चीज पढ़ाते हैं कि ओशन करंट्स की डायरेक्शन पे प्लैनेटरी विंड्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, है ना. अगेन नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट्स की डायरेक्शन इस तरफ क्यों है? क्योंकि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है. हाउएवर, अगर आप यहां पर देखो, राइट, यहां पर ये सेम चीज फॉलो नहीं हो रही. ऐसा क्यों? वही सवाल पूछ रहे हैं कि चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स इन द इंडियन ओशन क्यों देखा जाता है? इसका कारण माना जाता है इंडियन मॉनसून को. इसे मॉनसून ड्रिफ्ट कहा जाता है. जब हम मॉनसून की बात करते हैं तो हम कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, है ना. रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स चेंजेस ट्वाइस अ ईयर इन दिस रीजन. जब हम मॉनसून भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स हो गया, है ना. एक बार वाटर बॉडी टू लैंड हवाएं हैं, एक बार आप देखेंगे लैंड टू वाटर बॉडी हवाएं हैं. तो इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो है मॉनसून ड्रिफ्ट, कि ये ऐसा रीजन है जहां पे मॉनसून विंड्स का इतना ज्यादा इंपैक्ट है कि जो रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स है उस पर इंपैक्ट आता है. तो शब्द आप क्या लिखेंगे? इंडियन ओशन हैज अ मॉनसून ड्रिफ्ट. वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्यू टू मॉनसून जो रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स है उसमें बदलाव देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू द लैटिट्यूड. द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. ये भी काफी साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है ना. मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूं, थोड़ा बेहतर समझ में आएगा आपको. जब भी हम वाटर वेपर की बात करते हैं ना और इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर जो है डिक्रीज होगा. इसको याद करने का या याद रखने का तरीका क्या है? मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया है वाटर वेपर पे. तो इसको ना याद रखने का तरीका क्या है? सिंपल शब्दों में आप ना ये समझिए कि वाटर वेपर की फॉर्मेशन कैसे हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. लेट्स से ये ओपन सी है, राइट. इसको जब हीट मिलेगी, हीट कैसे मिलेगी? इंसोलेशन से. तो ये जो ओपन सी है, ये जो वाटर है, जब इसे हीट मिलेगी इंसुलेशन से तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब है वाटर वेपर के बनने में हीट का, इंसुलेशन का रोल हमेशा ही रहेगा. कई बार आप शब्द यूज करते हो ना कि पानी इवेपोरेट हो गया है, तो याद रखिएगा, केवल याद रखने के पर्सपेक्टिव से बता रही हूं कि पानी को आपने हीट किया वो वेपर बन जाएगा. तो हीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. इसका मतलब है कि ऐसी जगह जहां पे अब इंसुलेशन का इंपैक्ट ज्यादा है ना, और वाटर की अवेलेबिलिटी है, वहां वेपर बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रीजन्स जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं. अब आप ऐसे समझिए कि जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक्स पे सन की रेस डायरेक्टली ओवरहेड है, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स सन की रेस स्लांटिंग है. तो इक्वेटर के आसपास आप देखोगे वाटर वेपर होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि वाटर भी है और हीट भी है. जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे, है ना, तो आप देखोगे टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, तो वाटर वेपर भी कम होता रहेगा, है ना. सिंपल शब्दों में केवल याद रखने के लिए. तो हीट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है प्ले करता है. तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने ना बहुत रिसेंटली एक ना पूरा वीडियो बनाया है वाटर वेपर पे, है ना. आप देखेंगे 10 से 11 मिनट का वीडियो है और एनसीईआरटी के पैरामीटर सारे कवर्ड है. इसको ना आप जरूर देखें, आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब ये भी काफी साल पुराना क्वेश्चन है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज शॉम्पेन ट्राइब फाउंड. अब आप देखोगे कि कई बार ना पिछली 1-2 साल से जो न्यूज होती है उन पे भी सवाल आते हैं. तो शॉम्पेन ट्राइब ना 2024 में न्यूज में थी. निकोबार आइलैंड्स आप याद रखिएगा, क्योंकि 7 मेंबर्स ऑफ दिस ट्राइब उन्होंने पहली बार जो है वोट किया था, इसीलिए ये ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाती है. और आप निकोबार आइलैंड्स को भी जरूर याद रखें. लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन रीजन्स वेयर. अब यहां पे
आंसर की अगर हम बात करें तो बेसिक में पढ़ा जाता है कि जहां पर भी कोल्ड और वार्म करंट मिलती है वहां पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आप और ऐड कीजिए, देखिए सीखना इंपॉर्टेंट है कि जिन रीजन्स में हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंडेड है वहां पर भी बढ़िया फिशिंग जोन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट भी बनाया था, हम न्यू फाउंडलैंड की बात करते हैं। न्यू फाउंडलैंड में भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंडेड है। जहां पर भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंडेड होती है शैलो वाटर्स होते हैं। शैलो वाटर्स का मतलब है वहां पर प्लैंक्टन्स होंगे और प्लैंक्टन्स होते हैं बेस्ट फिश फूड, तो वहां पर भी फिशेस पाई जाती हैं। तो जब भी फिशिंग इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन आता है वहां पर भी हम ऐसे रीजन्स की बात कर सकते हैं जहां पे वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती है, हम वहां पे एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ का रेफरेंस भी ले सकते हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को जरूर याद रखें, प्रीलिम्स में बहुत काम आएंगे। हाँ, ये मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाए हैं, जैसे मैंने कहा वाटर वेपर वाला वीडियो जरूर देखिए, ये दोनों वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात होगी। नाउ बिफोर आई लीव, लास्ट बैच ऑफ संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है, इसे जरूर कंसिडर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।